नेता, उनका इस्तेमाल हुआ यूरो कम्युनिज्म जैसे चीज को बढ़ाने के लिए, उनके विचारों का। तो हम उन विचारों पर जब आएंगे तो उसका क्रांतिकारी एसेंस को आगे लेते हुए, उनके क्रांतिकारी सार्थक को आगे लेते हुए हम लोगों को पढ़ना है। और एक बात जो है आज के दिन में बहुत इंटरेस्टिंग है कि पुतिन जैसा आदमी, जो शुरुआत हुआ 91 में जो ब्रेक हुआ, तो सबसे पहले तो एंटी स्टालिनिस्ट मुहिम फिर से तेज हो गया, और पुतिन कई बार स्टालिन को सिंबल के रूप में यूज करते हैं। यह क्यों? यह है कि देश जो अपने को महाशक्ति के रूप में असर्ट करना चाहते हैं, उसकी दावेदारी करना चाहते हैं, तो वो सॉफ्ट पावर के रूप में जो है वह, उसका सॉफ्ट पावर यह है कि हमारे यहाँ के जो जो नेता हैं उनका भी थोड़ा विचार फैले तो हमारे प्रति आकर्षण होता है, हमारा एक सिंबल बनता है उन देशों में भी। स्पेशली जब हम लोग जानते हैं कि आज के दिन में एंग्लो सैक्सन इंपीरियलिज्म जो है, यूएस इंपीरियलिज्म, हम लोग एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड का पार्ट रहे हैं, उसके कॉलोनी रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा वर्चस्व है, वैचारिक वर्चस्व बहुत ज्यादा है। यूरोप के जो विमर्श होते हैं वो हम तक बहुत कम पहुंचते हैं। तो जर्मन स्टेट के लिए भी ये एक बात होती है कि हम अपने को सॉफ्ट पावर के रूप में असर्ट करने के लिए उन सिंबल्स को यूज करें जिसमें रोजा भी है। तो ये सारे चीजों के प्रति हम लोग जो है, हम लोग को सचेत रहना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रोजा लग्जमबर्ग अपने जीवन में बहुत सारी चीजें की और बहुत सारी शिक्षा दे गई, और इसके साथ साथ उनका शहादत से भी कई बातें निकल कर आई। वो जो शहादत, उसके कंडीशंस, और फिर फासिज्म का उदय, जो वो पूरा जो है सोशल डेमोक्रेसी का पूरा बिहेवियर उस दौरान, जिसमें रोजा लग्जमबर्ग और कार्ल लिब्कनेcht शहादत होता है, उनको मार दिया जाता है बाय द आर्मी जनरल स्टाफ, और वो कैसे जो है पूरा षड्यंत्र रचता है, फाइनली जो है वो फासिस्ट स्टेट में तब्दील होता है। जैसे रजनी पामदत्त ने अपनी किताब फासिज्म एंड सोशल रेवोल्यूशन में लिखते हैं कि किस तरह से जो सोशल डेमोक्रेसी जिसने इन लोगों को मारा, जिसने कुचला, जो राइट विंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी और जो सेंट्रिस्ट है कॉट्स्की जैसा, उनके अप्रूवल के साथ वो कैसे हिंडनबर्ग से उनका एग्रीमेंट होता है, और फिर जो है वो काउंटर रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। वेइमार रिपब्लिक बहुत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, कोई तो शक नहीं, लेकिन उसी में रोजा लग्जमबर्ग को भी मारा गया ताकि क्रांति आगे नहीं बढ़े, सर्वहारा क्रांति नहीं आगे बढ़े। तो इन बातों को हमको दिमाग में रखना चाहिए जब भी हम रोजा लग्जमबर्ग को पढ़ेंगे, इन परिस्थितियों को किस तरह से जो है प्रतिक्रांति लीड करती है उस तरह के फांसीवादी ये में। आप अगर देखते हैं तो बर्लिन वॉल का गिरना पूरे दुनिया में राइट विंग फोर्सेस का, आप देख सकते हैं कि वॉशिंगटन कंसेंसस का जो भारत में नई आर्थिक नीति आता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स होता है, वो ये नहीं, वॉशिंगटन कंसेंसस उसके पहले से आ रहा था, लेकिन उसकी सफलता, जिसको वो कहते हैं कि ट्रायम्फ, कैपिटलिस्ट ट्रायम्फलिज्म, माने कि हम पूंजीवाद ही एकमात्र है, जिसको सबसे अच्छा से फुकुयामा ने कहा कि जो इतिहास का अब इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है, और उसके तहत जो है पूरा न्यू लिबरल एजेंडा को पुश किया गया। तो हम देख सकते हैं कि प्रतिक्रांतियां जो है वह कहां तक पहुंच जाती हैं, और आज जहां पहुंची है वहां भिन्न भिन्न देशों में आप राइट विंग पॉपुलिस्ट शक्तियां कह लें, आप फांसीवादी कह लें, ये शक्तियां जो हैं इंक्लूडिंग हमारे देश में वो ताकतवर हो रही हैं, लेकिन उनका बेसिस जो है वहीं से आता है। क्योंकि आज अगर जिस हिकरी के साथ हमारे हुक्मरान पार्लियामेंट में कहते हैं, वेल्थ क्रिएटर्स को सेलिब्रेट करते हैं, वेल्थ क्रिएटर मोनोपोली बुर्जुआजी को मानते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वह जो है किस तरह से उसका सूत्र उस जगह से जो है बर्लिन वॉल के गिरने से और पूरा न्यू लिबरल एजेंडा के फैलाने का, वेलफेयर स्टेट्स, जो कि फिर रूसी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो क्रांतियों का दौर चला, उसके जो उसको अपने यहाँ नहीं आने देने के लिए जो वेलफेयर स्टेट्स आए, तो हम देख सकते हैं कि यह किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो रोजा लग्जमबर्ग का एक बहुत खास बात था कि वो हमेशा उन क्रांतिकारी चीज़ों को पकड़ती थी, बोलती थी। जैसे उनका सबसे पहला जो बहुत महत्वपूर्ण वर्क है जिसका जिक्र कर रहे थे, वो है रिफॉर्म और रेवोल्यूशन।
जिसमें उन्होंने बर्नस्टीन जिनको जो कि पहला संशोधनवादी थे, जिन्होंने कहा कि आंदोलन ही सब कुछ है, ध्येय कुछ नहीं है। या जो लेनिन कहते हैं कि अगर हम इतिहास में जब काम करते हैं और हम अपना पॉलिसी बनाते हैं, पार्टी की पॉलिसी बनाते हैं, तो उसमें तो बहुत जिगजैग्स होगा, लेकिन हमको वो लाल जो है धागा वहां तक जाना चाहिए कि समाजवाद को दिखना चाहिए। तो उस ध्येय को उन्होंने बहुत डायरेक्टली जो है उसको लुप्त कर दिया। तो रिफॉर्म और रेवोल्यूशन में, और दूसरी बात उन्होंने कहा, वो बहुत डिस्टॉर्शन था, जिसको रोजा लग्जमबर्ग ने भी और कार्ल कॉट्स्की ने अपनी किताब में बहुत अच्छा तरीके से उसको उसका जवाब दिया, जो उसने एलिजली कहा कि यह जो है कैपिटलिज्म जो है यह ऑटोमेटिक कोलैप्स की बात करते हैं। मार्क्स का जो पूंजी है, मार्क्स के जो लेख हैं, उसमें वो ऑटोमेटिक कोलैप्स की बात करते हैं। तो कहा गया कि क्राइसिस आएगा और ढह जाएगा। और यह भी था कि बर्नस्टीन के आने के बाद, जो पेरिस कम्यून के बाद जो डिप आया था, तो एक लंबा पीरियड था कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का, स्टेबलाइजेशन ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का, रिलेटिव स्टेबलाइजेशन का। तो उसमें यह मानसिकता आ रही थी। फिर एंटी सोशलिस्ट लॉ के चलते भी जो मानसिकता आ रही थी कि हम लोग धीरे धीरे कुछ रिफॉर्म्स जीतेंगे, तो वह उसका मटेरियल बेसिस बनाता था बर्नस्टीन के थॉट का। तो रोजा ने भी यह दिखाया कि ये दो चीजों पर हम लोग कोलैप्स की बात करते हैं, क्राइसिस एंड द एजेंसी ऑफ द वर्किंग क्लास। की वर्किंग क्लास जब इस बात को समझेगा, द नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जब सोशलिज्म की ध्येय लेकर अपना ऐतिहासिक मिशन लेकर चलेगा, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन होगा।